खून जैसे लाल आसमान के नीचे कौवे मंडरा रहे थे और एक बेजान जंग के मैदान पर बहुत मनहूस तरीके से कांव कांव कर रहे थे। टूटी तलवारों और मलबे के बीच एक योद्धा अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था, इस सारी तबाही में बिल्कुल अकेला। योद्धा को धीरे धीरे होश आया। उसके चेहरे पर लड़ाई के गहरे जख्म, चोट के निशान और खून लगा था। वो सोच रहा था कि क्या वो बेहोश हो गया था। बड़ी कोशिश से वो उठकर बैठने में कामयाब रहा और अपने चारों ओर फैली तबाही और पास में पड़ी अपनी भारी भरकम तलवार को देखने लगा। उसके मन में दो सवाल उठ रहे थे। वो कितनी देर से बेहोश था और इस लड़ाई का क्या हुआ? अचानक, जब वो ख्यालों में खोया हुआ था, उसके सीने में एक तेज, ना बर्दाश्त होने वाला दर्द उठा, जिससे वो आगे की ओर झुक गया, दर्द वाली जगह को पकड़ लिया और अंदाजा लगाया कि उसकी कुछ पसलियां टूट गई थीं। अपनी गंभीर चोट के बावजूद उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई। ये महसूस करते हुए कि वो अभी भी चल सकता है, उसने चारों तरफ अपने साथियों को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन जो उसने देखा, उससे उसका दिल दुख से भर गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी टीम के लोगों की लाशें हर जगह बिखरी पड़ी थी। उसके साथियों में से एक जादूगर, जो नारंगी कपड़े पहने था, एक जोरदार धमाका होने से पहले दो अंधेरे दुश्मनों को रोकने के लिए अपने चमकते ताबीजों का इस्तेमाल करते हुए बहादुरी से लड़ रहा था। इसके बाद सीन मेन विलेन डीमन किंग एक बहुत बड़े बख्तरबंद आदमी पर गया, जो हमेशा रहने वाले काले ग्रहण की छाया के नीचे अपने कंधे पर एक जानलेवा बैंगनी तलवार लिए हुए था। सुनहरे बालों वाले हीरो ने पूरे साहस के साथ उसका सामना किया। डीमन किंग ने अपनी असली ताकत दिखा दी थी। डीमन किंग की ताकत एक कोहरा दिखाई दिया, जो चारों तरफ और हीरो के पैरों के नीचे इकट्ठा होने लगा, जिसमें से एक विशाल सेना निकल गई, जो मरे हुओं में से उभरी थी। इतनी बड़ी तादाद में मरे हुए लोगों को देखकर योद्धा हैरान था, ये सोचते हुए कि यह एक ऐसी ताकत थी जिसे डीमन किंग ने उस पल तक छुपाया था। उसने चिल्लाकर अपनी टीम के मेंबर्स को मदद के लिए बुलाया। प्रीस्ट आवाज की तरफ, यानी योद्धा की ओर मुड़ी। योद्धा ने प्रीस्ट से उस पर पावर अप वाला जादू करने के लिए कहा और पूरी रफ्तार से डीमन किंग की ओर बढ़ गया। प्रीस्ट ने योद्धा पर पावर अप का जादू करते हुए कहा, जिसने ताकत को महसूस किया है, हमें अपनी शक्ति दो। उस पुकार के जवाब में उसने योद्धा पर अपनी काबिलियत लाइट्स अथॉरिटी पेनफुल ओब्लिवियन एक्टिवेट कर दी, जिसके नतीजे में सफेद रोशनी का एक बड़ा धमाका हुआ, जिसने अंधेरे पर काबू पा लिया। योद्धा ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और उसके रास्ते में खड़े सभी मरे हुए लोगों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन मरे हुओं की सेना खत्म ही नहीं हो रही थी, लगातार उसकी ओर दौड़ रही थी, जिससे उसे अपनी सांस लेने या अपने पैर जमाने का कोई मौका नहीं मिला। योद्धा ने अपनी तलवार जोर जोर से घुमाई, उसके वार तूफान की तरह बरस रहे थे, मरे हुओं को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे, और वो ऐलान कर रहा था कि वो अपने साथी के लिए रास्ता साफ करने के लिए सभी दुश्मनों को खत्म कर देगा। योद्धा जोर से चिल्लाया, एक ऐसी चीख जिसने जंग के मैदान को हिलाकर रख दिया। हीरो को आगे बढ़ने और बिना किसी हिचकिचाहट के डीमन किंग का सामना करने के लिए हिम्मत दी। हीरो डीमन किंग की ओर तेजी से आगे बढ़ा। उसकी आंखें पक्के इरादे से भरी थी, उसकी तलवार शक्ति से चमक रही थी, अपने पूरे साहस के साथ टकराव के लिए तैयार थी। एंड मुकाबले में किंग की बैंगनी एनर्जी से टकरा रही थी। हीरो की तलवार और डीमन किंग की शक्ति के टकराव की आवाजें गूंज उठी। हर वार से धरती हिल रही थी, लेकिन भयानक युद्ध के बावजूद दोनों बिना किसी साफ विजेता के डटे रहे। उनके बीच हुई जबरदस्त लड़ाई के कारण उनके आसपास का माहौल पूरी तरह से तबाह हो गया था। हीरो और डीमन किंग के बीच संघर्ष तेज हो जाता है। एक अहम पल में हीरो अपनी तलवार से करारा वार करता है। हीरो की तलवार डीमन किंग के शरीर में घुस जाती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। हीरो ने डीमन किंग के सामने ऐलान किया कि ये सब खत्म हो गया है। हीरो ने डीमन को घूरकर देखा, तेज नजर से उस पर तलवार ताने हुए कहा कि उसका अंत होकर रहेगा। डीमन किंग का हाथ बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। लापरवाही के एक पल में उसने अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाया और बिजली की रफ्तार से हीरो को पकड़ लिया। डीमन किंग ने मनहूस शांति के साथ बात करते हुए कहा कि कोई अंत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सिलसिला है।
उसका शरीर अजीब एनर्जी से चमकने लगा और हीरो को एहसास हुआ कि उसका दुश्मन खुद को तबाह करने की योजना बना रहा था। इससे पहले कि धमाका हर चीज को अपनी चपेट में ले लेता, योद्धा अचानक सामने आया, हीरो की ओर देखते हुए, जो अपनी जगह पर जम सा गया था। यह सोचकर कि वह क्यों रुक गया था, योद्धा ने डीमन किंग का हाथ काट दिया, जिसने हीरो को अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था। जबकि वह मौत का सामना कर रहा था, उसने ऐलान किया कि अगर उन्हें मरना होगा तो वे एक साथ मरेंगे। हीरो ने निराशा में योद्धा का नाम चिल्लाया, क्योंकि एक बड़े धमाके ने योद्धा और डीमन किंग दोनों को भस्म कर दिया। धमाके के बाद एक विशाल रहस्यमयी काले खंभे, जिसे अब इस ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है, के फटने से पहले केवल शांति बनी रही जमीन से। प्रीस्ट ने हैरानी में खंभे को देखा और सोचा कि यह क्या है। इस बीच हीरो, जो अपने साथी की कुर्बानी के कारण बच गया, ने योद्धा का साया देखा और सोचा कि वह धमाके से सुरक्षित बच गया है। लेकिन जब हीरो ने योद्धा को धमाके से उसके शरीर में एक बड़ा छेद होते देखा तो वह सदमे में आ गया। उसी समय एक और डीमन जंग के मैदान में प्रकट हुआ, जो डीमन किंग के खत्म होते अवशेषों को देख रहा था। उसने अपने मालिक के थ्रोन ऑफ अथॉरिटी पर चढ़ने को देखने की उम्मीद करते हुए अपनी निराशा जाहिर की, लेकिन जो हुआ वह एक शर्मनाक मौत के अलावा और कुछ नहीं लग रहा था। अचानक योद्धा अपनी चोट के बावजूद उठा और हमला कर दिया और बड़ी ताकत से सीधे डीमन के चेहरे पर लात मारी। डीमन ने देखा कि योद्धा किसी तरह धमाके से बच गया है। जैसे जैसे उसे सच्चाई का एहसास हुआ, उसकी हैरानी बढ़ती गई। योद्धा के जिंदा रहने का मतलब था कि उसके पास भी थ्रोन ऑफ अथॉरिटी पर चढ़ने की काबिलियत थी। उसने योद्धा को जमीन पर पटक दिया। योद्धा ने हीरो को चिल्लाकर आगाह किया कि यह हमला करने का सही समय है। हीरो और प्रीस्ट ने अपनी पवित्र तलवार के रूप में लाइट्स अथॉरिटी को बुलाते हुए तुरंत जवाब दिया। एस्केलॉन ने एक जोरदार वार से डीमन पर तलवार गिरा दी, जिससे वह पूरी तरह चकनाचूर हो गया। धूल जमने के बाद जादूगर सामने आया और उसने चिंता के साथ पूछा कि क्या हीरो और योद्धा दोनों सुरक्षित है। हीरो प्रीस्ट को अपने पास आने के लिए बुलाता है और प्रीस्ट अपनी राहत जाहिर करती है कि वे सुरक्षित हैं। जब वह आती है तो वह हीरो के बगल में योद्धा के शरीर को देखती है, जिसके घाव अपने आप ठीक होने और भरने लगे हैं, जिससे सब हैरान थे। दूर से डीमन किंग का एक मानने वाला इस सीन को देखता है और मन ही मन सोचता है कि भले ही वह कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो गया था, चीजें वैसे ही आगे बढ़ रही हैं जैसी उन्हें होनी चाहिए। फिर वह प्रीस्ट से पूछता है कि क्या हीरो को आशीर्वाद ठीक से मिला। हीरो डीमन किंग की ओर मुड़ता है, जो सब कुछ के बावजूद अब भी जिंदा है। डीमन किंग ने हीरो को चिंता न करने के लिए यकीन दिलाया, यह समझाते हुए कि उसके जिस्मानी शरीर ने अपना मकसद पूरा कर लिया है और ढहना शुरू हो गया है और जीत आखिरकार उनकी थी। अपने आखिरी संदेश में वह बताते हैं, उसे बताया कि उसकी कहानी यही खत्म हो गई है और अब हीरो की बारी है अपनी कहानी शुरू करने की। डीमन किंग भविष्यवाणी करता है कि हीरो को अनगिनत विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाएगा और वह पहले से कहीं ज्यादा गहरी निराशा में डूब जाएगा। और भले ही वह गिर जाए और उस पर डाली गई जिम्मेदारी से कुचल जाए, उसे प्रार्थना करनी चाहिए, कभी नहीं रुकना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनकी आखिरी इच्छा थी कि हीरो की यात्रा का अंत उसकी अपनी यात्रा से अलग हो, जिसे उन्होंने खोखला और बेवकूफी भरा बताया। उसका आखिरी निशान भी मिट गया और आसमान साफ हो गया। वो जंग जिसने दुनिया की किस्मत का फैसला किया, खत्म हो गई। उसके बाद दिन तेजी से बीत गए। जादूगर को मैजिक स्कूल के हेडमास्टर ने पकड़ लिया और उसे वापस लौटा दिया। एल्फ भी अपने वतन की यात्रा पर निकल पड़ी। जहां तक प्रीस्ट की बात है, उन्होंने अपनी आखिरी विदाई दी और एक बार फिर इस दुनिया को छोड़ दिया। अपने लोगों के जश्न के बीच हीरो को राजा का ताज पहनाया गया और योद्धा भी अपनी असली जगह पर लौट आया। इस तरह झूठी रोशनी फीकी पड़ गई, सूरज की किरणों के नीचे जिंदगी फिर से चलने लगी और डर ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़ दिया, जिससे शांति का एक युग शुरू हुआ जो लंबे समय तक चला। लगभग 150 साल बाद खोपड़ी जैसे सिर वाला एक आदमी एक पेड़ के सहारे बैठा है और ऐलान कर रहा है कि वो भी अपने रास्ते पर चल रहा है। यह साफ हो जाता है कि यह आदमी योद्धा है।
हीरो की पार्टी का एक पुराना सदस्य, जो अब 150 साल से ज्यादा का है और सोच रहा है कि क्या उसे सर्दी लग गई है। वह अपने आसपास की दुनिया में हुए भारी बदलावों पर सोचता है। जहां कभी न हिलने वाले पहाड़ टूट गए हैं, समतल मैदान बंजर रेगिस्तान में बदल गए हैं। योद्धा ने तारों की रोशनी में अपना सोचना जारी रखा, यह सोचते हुए कि इतने सालों के बाद भी केवल एक चीज जो नहीं बदली थी, वो थे तारे और वो खुद। लेकिन उसने जल्द ही खुद को सुधारा, यह महसूस करते हुए कि वह भी बदल गया है। उसने अपने झुर्रियों वाले हाथ को देखा और उस पर लगे हमेशा जिंदा रहने के श्राप के बारे में सोचा, जो माना जाता था कि उसकी मौत से पहले डीमन किंग द्वारा उसे दिया गया आशीर्वाद वास्तव में एक हमेशा रहने वाला श्राप था, जो कभी गायब नहीं होगा। वह इस हमेशा जिंदा रहने के मकसद, अपने होने के मतलब, अगर वो गायब भी नहीं हो सकता था और हमेशा के लिए अकेले रहने की अपनी किस्मत पर सवाल उठा रहा था। जब वो अपनी जिंदगी के इन सवालों में खोया हुआ था, एक टूटते हुए तारे ने उसका ध्यान खींचा। एक छोटी बच्ची उसके सामने से गुजरी, जो उसे देखकर हैरानी से चिल्लाई कि वो एक कंकाल स्केलेटन है। डीमन किंग के साथ जंग के 150 सालों के बाद योद्धा के लिए जो वक्त रुक गया था, वो चैंगटैप गांव के बाहरी इलाके में एक चट्टान पर फिर से बहने लगा। एम्पायर की छोटी लड़की ने बड़ी दिलचस्पी से योद्धा को देखा। योद्धा हैरान था कि वो इतनी रात को इस जगह पर क्यों थी। अचानक लड़की ने योद्धा का चेहरा पकड़ लिया, जिससे वो चौंक गया और वो उसे बात करने वाला कंकाल देखकर हैरानी से बोली। योद्धा ने उसे ये कहते हुए रुकने के लिए कहा कि उसने कई बच्चों को चट्टानों में खोते हुए देखा है, लेकिन वो उसे इस तरह छूने वाली पहली इंसान थी। फिर उसने उससे मायूस होकर पूछा कि क्या उसने किसी अजीब चीज को देखकर भाग जाना नहीं सीखा है। लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया कि उसे दूसरों को उनकी शक्ल से जज नहीं करना सिखाया गया है। योद्धा ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा कि वो लंबे समय में पहली बार उदास और इमोशनल महसूस कर रहा था, लेकिन इस अजीब लड़की की मौजूदगी ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। लड़की ने बड़ी उत्सुकता से योद्धा की पहचान के बारे में पूछा और उसकी अजीब तलवार को देखकर उसने पूछा कि क्या वो एक नाइट योद्धा है। योद्धा ने नाइट होने से इनकार कर दिया और शेखी बघारने लगा कि वो एक शाही दूत है, जो सम्राट के संदेश लेकर पूरे देश में घूमता है और वो फिलहाल इस पहाड़ की रक्षा कर रहा है एक शापित तलवार से। इससे लड़की इम्प्रेस हो गई, जिसने नतीजा निकाला कि एक शाही दूत को बहुत मजबूत होना चाहिए, जिससे योद्धा गर्व से सहमत हो गया। अपनी शेखी बघारते हुए योद्धा ने बताया कि यह ऐसा काम नहीं है जो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए आत्माओं को बुलाने जैसे हाई लेवल के जादू का ज्ञान जरूरी है। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने अपनी तलवार से एक छोटे बैंगनी भूत जैसे प्राणी को बुलाया। लड़की का आकर्षण बढ़ गया और उसने उत्साह से कहा कि योद्धा वाकई में मजबूत होना चाहिए। फिर चमकती आंखों से उसने योद्धा से उसे स्वीकार करने के लिए कहा, अपनी शिष्या के तौर पर, क्योंकि वो मजबूत बनना चाहती थी। योद्धा हंसा। उसने मन ही मन सोचा कि वो अपनी रोज की दोहराई जाने वाली दिनचर्या से ऊब गया है, लेकिन उसने लड़की की रिक्वेस्ट को यह कहते हुए मना कर दिया कि यह एक परेशानी है। लड़की इनकार से हैरान हो गई और उससे पूछा कि क्या यह कहानी उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के साथ आगे नहीं बढ़ेगी। छोटी लड़की ने योद्धा के इनकार को स्वीकार नहीं किया और उसे कंजूस और पत्थर दिल कंकाल कहकर उससे जिद करने लगी। योद्धा ने नजरअंदाज कर दिया उसके बाकी शब्दों को और तेजी से जवाब दिया, एक बार फिर कंफर्म किया कि वो एक मास्टर नहीं था। अगली सुबह जब योद्धा पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि लड़की अभी भी वही थी, उत्साह से चिल्ला रही थी और तलवार के रूप में छड़ी के साथ अभ्यास कर रही थी। उसने पूछा कि क्या वो घर जा रही है, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि जब तक वो उसे तलवार चलाना नहीं सिखाएगा, वो नहीं जाएगी। योद्धा ने उससे घर जाने की गुजारिश की, यह चिंता जाहिर करते हुए कि उसके माता पिता को चिंता होगी, और शिकायत की कि उसके कंकाल जैसे लुक के कारण उसे अक्सर एक मॉन्स्टर समझ लिया जाता था, जो बच्चों को किडनैप करता है। लड़की ने उसे इस बारे में चिंता न करने के लिए कहा, फिर दुखी होकर बताया कि उनका घर जल गया है और उसके माता पिता हादसे में मर गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने मरने से पहले उनसे कहा था कि उन्हें अपने दम पर जिंदा रहने के लिए मजबूत बनना होगा।
यही वजह है कि वो लड़ना सीखने पर इतनी जिद कर रही थी। फिर उसने गंभीरता से उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या वो अब उसकी स्थिति को समझ गया है। योद्धा ने धीरे से आ भरी और एक पल की चुप्पी के बाद उसने आखिरकार उसे तलवारबाजी सिखाने के लिए सहमत हो गया। लड़की बहुत खुश हुई और उससे कन्फर्म करने के लिए कहा कि उसने जो कहा उसका मतलब वही था। योद्धा ने हाँ में जवाब दिया और शांत आवाज में कहा कि वो एक बच्चे की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता, जिससे लड़की एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई। लड़की ने तुरंत इसे खारिज कर दिया और उत्साह से उसे धन्यवाद दिया। बाद में योद्धा ने आकाश की ओर देखा, जैसे कि दिवंगत सम्राट को संबोधित करते हुए कह रहा हो कि उसके लोग बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरे हैं और इस कारण से वो इस बच्चे को सिखाएगा आत्मनिर्भर कैसे बने। इसे सम्राट का संदेश देने में अपनी नाकामी का पछतावा मानते हुए उस दिन से उनकी लंबी ट्रेनिंग यात्रा शुरू हुई। पेड़ के नीचे आराम के पल साझा करते हुए एक साथ ट्रेनिंग लेते हुए दिन और साल बीत गए। योद्धा अपनी तलवार से मॉन्स्टर्स को बुलाएगा और लड़की उनसे लड़ने के लिए ट्रेनिंग लेना शुरू कर देगी। वे कभी कभी खेल के रूप में यात्रियों को डरा भी देते थे और उनके बीच एक मजबूत अनोखा बंधन बन गया। वे एक दूसरे की मौजूदगी पर निर्भर हो गए। लड़की का तलवार का इस्तेमाल धीरे धीरे बेहतर होता गया। योद्धा के साथ ट्रेनिंग के दौरान लड़की उसके साथ जमकर मारपीट करती थी। इसके बावजूद वे दोनों एक साथ बिताए समय से खुश थे। 11 साल बीत जाने के बाद योद्धा, जिसने एक खरगोश पकड़ा था, चिल्लाया, लड़की आओ और खाओ। लंबे सुनहरे बालों वाली एक युवा महिला ने जवाब दिया, हाँ गुरु। 11 सालों के बाद छोटी लड़की एक आकर्षक युवा महिला बन गई थी। वह योद्धा के पास यह बताने के लिए बैठी कि उसे कुछ गंभीर चर्चा करनी है। योद्धा ने उससे पूछा कि ऐसा क्या जरूरी था कि इसने अचानक मूड बदल लिया। उसने दुखी होकर उसे बताया कि जिस गांव में वो रहती थी, मॉन्स्टर्स की अचानक बढ़ोतरी के कारण उसके लोगों ने उसे छोड़ दिया था और एम्पायर ने भी उसे छोड़ दिया था, जिससे सभी को निराशा हुई। तब उसने ऐलान किया कि वो काफी मजबूत हो गई है। योद्धा को तुरंत एहसास हुआ कि वो हीरो बनने की योजना बना रही थी और उसने उससे कहा कि 11 साल की ट्रेनिंग के बाद वो उसके विचारों को पढ़ सकता है। उसे अपने पुराने दोस्त हीरो की याद आई, जिसका भी यही सपना था, लोगों की मदद करना, और उसके आसपास के लोग उसे नाकाबिल बताते हुए उसका मजाक उड़ाते थे या कहते थे कि यह नामुमकिन है। वो हमेशा जवाब देते थे कि लोगों को बचाने के लिए काबिलियत की जरूरत नहीं है। उस पल में योद्धा ने उसकी कोशिश में उसका साथ देने का फैसला किया। नॉर्दर्न हंटिंग टेक्निक के अकेले वारिस और मास्टर के रूप में उन्होंने अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए उसे तोहफे के रूप में एक खंजर दिया। उन्होंने कामना की कि वो हमेशा अच्छे इरादों के साथ इस तलवार का इस्तेमाल करे और उनसे दुनिया को बचाने के लिए जाने, और फिर वापस आने के लिए कहा, उसे यकीन दिलाते हुए कि वो हमेशा उसी जगह पर उसका इंतजार करेगा। उसके जाने के बाद योद्धा फिर से अकेला था, सोच रहा था कि उसकी यात्रा में कितना समय लगेगा, यह उम्मीद करते हुए कि यह 5 या 10 साल तक चल सकती है। उसे बस तब तक इस जगह की रक्षा करनी थी, यह विश्वास करते हुए कि वो अपने मिशन में सफल होगी और वापस लौट आएगी। योद्धा ने फैसला किया कि उसे उसकी वापसी के लिए धैर्य से इंतजार करना होगा। उनके लंबे जीवन में इस छोटे से रिश्ते ने उन्हें बदल दिया था। अतीत के विपरीत इंतजार करना अब उसके लिए कोई डरावनी बात नहीं रही। बहुत दिनों बाद समय जब वो अकेला बैठा था, वो एक भयंकर जंग के घावों को झेलते हुए उसकी वापसी से हैरान रह गया। उसने उसका अभिवादन किया और इतने समय के बाद उसने बमुश्किल उसे पहचाना। युवती ने उत्साह से अपने अद्भुत कारनामों का वर्णन करना शुरू कर दिया और बताया कि कैसे एम्पायर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा, नई जगहों और चीजों से भरा हुआ था। लेकिन उसने कई मॉन्स्टर्स का भी सामना किया और लोगों की मदद करने के लिए उससे जो कुछ सीखा था उसका इस्तेमाल किया। उनके कामों की बदौलत लोग उन्हें हीरोइन कहने लगे, लेकिन इससे सम्राट क्रोधित हो गया, जिसने उसे एक अपने पक्ष में काटा और अपनी शाही सत्ता स्थापित करने में बाधा के रूप में देखा। इसलिए उसने उसकी हत्या का आदेश दिया। जैसे ही वो बोली, उसे चक्कर आने लगा और वो झूलने लगी और उसकी बाहों में गिर पड़ी। अपने अंतिम क्षणों में उसने उसे कसकर पकड़ लिया और पूछा कि क्या वो उसकी गैर मौजूदगी में रोया था। योद्धा की बाहों में हीरोइन ने अपने अंतिम शब्द बोले,
अंतिम सांस लेने से पहले उसकी कहानी सुनने की इच्छा जाहिर की। योद्धा की आंखें उन सभी के प्रति क्रोध और नफरत से भर गई जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। इस बीच शाही नाइट्स की एक टुकड़ी चट्टान पर पहुंची। सैनिकों में से एक ने बड़बड़ाते हुए कहा कि शापित हीरोइन शांति से नहीं मरी, बल्कि मरने के लिए इस पर्वत पर आई थी। कमांडर ने सिपाही को चुप रहने और खोज जारी रखने का आदेश दिया। नाइट कमांडर ने जंगल में किसी को पाया और उसे तुरंत चट्टान से नीचे उतरने और अपना सामान पैक करने का आदेश दिया। यह पता चला कि यह व्यक्ति योद्धा था, जिसने हैरानी से पूछा कि उसे चट्टान क्यों छोड़नी चाहिए और कहा कि यह जगह अब चट्टान नहीं है। योद्धा ने अपनी असली शक्ति प्रकट की और मॉन्स्टर्स को बुलाया। क्षेत्र को नाइट्स पर हमला करने वाले मॉन्स्टर्स के अवशेषों से भरे एक भयानक सीन में बदला। योद्धा ने उन्हें बताया कि 120 साल पहले जब वो एक दूत के रूप में महाद्वीप में घूम रहा था, तो उसे इस स्थान पर डीमन किंग की सेना के अवशेष मिले। उसने उनके सिरों को कुचल दिया और उनके शरीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जो इकट्ठा होकर इस भूमि की मिट्टी बने और उस पर यह जंगल उगाया। तब से वो इस जगह की रखवाली कर रहा था। उसे डर था कि नेक्रोमांसर इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। नाइट के आश्चर्य के बीच कमांडर ने सभी को शांत होने और अपनी पोजीशन लेने का आदेश दिया, यह समझाते हुए कि उपलब्ध लाशों की संख्या की परवाह किए बिना मरे हुए लोगों को नियंत्रित करने की एक नेक्रोमांसर की क्षमता सीमित है। लेकिन जब उसने योद्धा द्वारा बुलाई गई सेना की संख्या देखी, तो उसने अचानक बात करना बंद कर दिया। कमांडर को एहसास हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स का सामना करने की कोई उम्मीद नहीं थी। मरे हुए लोगों की एक विशाल सेना उनकी ओर बढ़ रही थी। सेनापति ने भयभीत होकर पूछा कि योद्धा कौन था। योद्धा ने कमांडर को कोई मौका नहीं दिया और विरोध करने से पहले ही उसका सिर काट दिया। गर्व और क्रोध के साथ योद्धा ने अपनी असली पहचान घोषित की। वो महज एक कंकाल नहीं था, बल्कि सम्राट का मुंह और एम्पायर की आवाज था। उनकी आवाज पूरे एम्पायर में गूंजती थी, जिससे वहां के लोगों को एक संदेश मिलता था। हर जगह लोग हैरान थे कि क्या हो रहा है। तब योद्धा ने संस्थापक सम्राट की वसीयत पढ़ी, यदि एम्पायर अपने संस्थापक की इच्छा से भटक जाता है, तो मैं कुलीनों और वफादार प्रजा को इसे सही रास्ते पर लाने का अधिकार देता हूं। वाह! फिर अपनी पुरानी मातृभूमि को संबोधित करते हुए घोषणा की कि अब उनके अपराधों के लिए भुगतान करने का समय आ गया है। पास के एक गांव में मॉन्स्टर के हमले से बचे लोगों ने मरे हुए लोगों की सेना को आते देखा। उन्होंने चिल्लाकर चेतावनी दी और शेष सैनिक अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए दौड़ पड़े, और कमांडर ने आने वाले हमले को विफल करने के लिए शेष इकाइयों को इकट्ठा होने का आदेश दिया। धधकते युद्ध क्षेत्र के बीच नाइट्स को एहसास हुआ कि वे जिस चीज का सामना कर रहे थे, वह एक साधारण जादूगर का काम नहीं था, बल्कि एक पूरी सेना थी। मरे हुओं की इस आने वाले खतरे का सामना करते हुए ऐशर ने सभी को उसके लिए रास्ता साफ करने का आदेश दिया। अपनी पहली युद्ध तकनीक, जिसे वुल्फ हंट के नाम से जाना जाता है, को शुरू करने की तैयारी करते हुए ऐशर ने अपना हमला शुरू किया, यह सोचकर कि प्रतिद्वंद्वी पूरी सेना को बुलाने में सक्षम है। ऐशर सोमाशाही नाइट्स में से एक था। गांव में इमारतों के बीच घूम रहे एक विशालकाय मॉन्स्टर ने उसका ध्यान खींचा। जब उसने करीब से देखा कि नेक्रोमांसर को एक विशाल मॉन्स्टर हाथ से पकड़कर सबसे आगे ले जा रहा था। मरी हुई सेना, जिसने उसे हैरान कर दिया। उसके जैसे जादूगर को अगली पंक्ति में खड़े होने के बजाय मरे हुए लोगों की अपनी सेना के पीछे सुरक्षित किया जाना चाहिए था। अपनी भेड़िया शिकार तकनीक से फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया और उसने उस विशाल मॉन्स्टर का पैर काट दिया जो योद्धा को ले जा रहा था, और उसने योद्धा पर भाले के प्रहार से हमला किया, जिसने एक असंभव कोण से उसके पैर को निशाना बनाया। जब उसने उस हमले को देखा जो उसके पैर पर लगा, तो उसने नतीजा निकाला कि ऐशर ने ही लड़की का पैर काटा था। उन्होंने ऐशर पर पूरा चार्ज लगाया। रफ्तार से उसे खत्म करने के लिए उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य दिख रहा है। ऐशर बड़ी मुश्किल से रोगू के हमले को रोकने में कामयाब रही। ऐशर ने रोगू की तलवार को कुशलता से हटा दिया, जबकि उसने अपनी तलवार घुमाई थी। ऐशर ने एक तेज चाल से रोगू के शरीर को उजागर कर दिया, जिससे वह सीधे युद्ध के हमले के प्रति असुरक्षित हो गया।
ऐशर ने रोगू के सिर पर अपनी तलवार घुमाई, लेकिन रोगू ने आसानी से वार को नाकाम कर दिया। योद्धा तेजी से आगे बढ़ा और ऐशर के पैर पर जोर से लात मारी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद उन्होंने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। उसके बाद योद्धा ऐशर पर झपटा, उसके ऊपर बैठा और लगातार खून से बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐशर ने योद्धा की हिंसक पकड़ से बचने के लिए संघर्ष करते हुए उस स्थिति से उठने की सख्त कोशिश की। ऐशर ने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठी की और योद्धा को जोर से लात मारी, फिर उसे और दूर धकेलने के लिए और खुद को सांस लेने के लिए कुछ जगह देने के लिए अपनी तलवार हवा में घुमाई। उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को शापित जानवर कहा कि 4 नाइट्स के साथ मुठभेड़ के बाद यह पहली बार था कि उसे इतनी दूर धकेला गया था। फिर उसने कन्फ्यूजन में उसकी असली पहचान के बारे में पूछा। उत्तर योद्धा बदला लेने वाले की ओर से आया। ऐशर ने मन ही मन निर्णय लिया कि उसे अधिक समय खरीदने की जरूरत है और शायद अपने प्रतिद्वंद्वी को और अधिक उकसाना होगा। उन्होंने बदला लेने के विचार का मजाक उड़ाया और व्यंग्य से पूछा कि वह किससे बदला लेना चाहते हैं। फिर उसने दावा किया कि उसने इतने लोगों को मार डाला है कि उसके लिए यह जानना असंभव है कि यह बदला लेने वाला किस शिकार के लिए आया था। ऐशर को पता था कि नेक्रोमेंसी में भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी, इसलिए उसने तब तक समय बिताने का फैसला किया जब तक उसका प्रतिद्वंद्वी थक नहीं गया। लेकिन उसकी योजना तब चकनाचूर हो गई जब बदला लेने वाला अचानक उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसके पास आ गया। ऐशर ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन योद्धा ने तुरंत अपनी तलवार से उसके हाथ पर वार कर दिया, जिससे वह लकवाग्रस्त हो गया और अपने हथियार को पकड़ने में असमर्थ हो गया। योद्धा ने ऐशर के हत्या का दावा करने की निंदा की। उन्होंने बताया कि एम्पायर की जनता और यहां तक कि उनकी शिष्या हीरोइन को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। सत्ता की छोटी मोटी खोज के लिए अपने हाथ में दर्द को नजरअंदाज करते हुए ऐशर ने योद्धा को काटने के लिए हताश संकल्प के साथ उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन योद्धा ने उसे जोर से लात मारी, जिससे वह उड़ गया और ऐशर को मलबे में फेंक दिया गया। मलबे के बीच से उन्होंने अपने कार्यों को एम्पायर के हित के लिए उचित ठहराया और कहा कि उन लोगों की मृत्यु आवश्यक थी। योद्धा ने उत्तर दिया कि वह एक दयनीय व्यक्ति था और यदि उसके कार्य आवश्यक थे तो आज उसके हाथों उसकी मृत्यु भी आवश्यक थी। लेकिन ऐशर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वह उस दिन नहीं मरेंगे। अचानक आकाश खुल गया और नीली रोशनी के खंभे जमीन से ऊपर उठे। यही वो पल था जिसका ऐशर को इंतजार था। चूंकि 155 मानव मन बैटरियों का उपयोग करके एंटी अनडेड बैरियर शील्ड तैयार की गई थी, उन्होंने अपने मिशन को पूरा घोषित किया और इसे सक्रिय करने का आदेश दिया। पवित्र ऊर्जा की एक विशाल लहर फैल गई, जिसने मरे हुए लोगों की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नाइट्स ने अपने सामने मॉन्स्टर्स के गायब होने पर खुशी मनाई। ऐशर ने योद्धा को अपनी सेना के बारे में बताया कि उसे नष्ट कर दिया गया था, यह समझाते हुए कि यह बैरियर 120 साल पहले हीरोज की पार्टी के जादूगर द्वारा बनाया गया था और इसे इतिहास में सबसे महान बताया गया था। लेकिन योद्धा ने शांति से उत्तर दिया कि वह यह जानता है, क्योंकि उसे जादूगर की जिद्दी शिल्पकार भावना अच्छी तरह याद है। ऐशर ने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। जैसा कि योद्धा ने घोषणा की कि सेना उसके लिए कोई मायने नहीं रखती क्योंकि वह किसी अन्य को बुला सकता है, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग इस समय उनके साथ खड़े होंगे वे स्वयं एम्पायर के पीड़ित थे, शोषित नागरिक थे जो उनके साथ शामिल होंगे बदला लेने की उसकी तलाश में। और उसने एम्पायर को खत्म करने का वादा किया। उनकी यादें उन्हें अतीत और उनकी पुरानी पार्टी में ले गईं, जहां वे युद्ध से नफरत करते थे, लेकिन जो उनके लिए कीमती था उसे बचाने के लिए उन्हें लड़ना पड़ता था। वे ऐसे दिन थे जब मृत्यु अपरिहार्य लगती थी और उसने सोचा कि वे दिन हमेशा के लिए चले गए। जैसे जैसे योद्धा अपनी यादों में गहराई से उतरता गया, उसने खुद को कड़वाहट से हैरान पाया कि क्या खोई हुई सभी जिंदगियां और किए गए बलिदान इसी तरह के भविष्य के लिए थे। उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, क्योंकि वह केवल इतना जानता था कि वह एक बार गया था युद्ध क्षेत्र पर, लेकिन उसे अब वह मकसद याद नहीं रहा जिसने उसे प्रेरित किया या जिसके लिए वह लड़ रहा था। इस समय में उनके बिना उसे गहरी हानि का एहसास हुआ। सोच रहा था कि अब उसे कहां जाना था। हीरोइन के विनाश के 4 दिन बाद
योद्धा ने खुद को उत्तरी महाद्वीप पर उत्तरी एडवेंचरर गांव में पाया। वह एडवेंचरर गिल्ड में दाखिल हुआ, जो उस समय खुला हुआ एकमात्र स्थान था, और उसने एक पुराना नक्शा फैलाया और अपना रास्ता खोजने में मदद मांगी, जिसमें बताया गया कि वह उत्तर की ओर जाते समय अपना रास्ता भूल गया था। पहाड़ों के साथ वहां मौजूद लोगों में से एक ने रूखेपन से उत्तर दिया कि यह एक एडवेंचरर संघ है, कोई स्थानीय सूचना कार्यालय नहीं। लेकिन योद्धा ने शांति से कहा कि जैसे ही उसे जो चाहिए वह मिल जाएगा, वह चला जाएगा। एडवेंचरर ने देखा कि योद्धा, जिसने खो जाने का दावा किया था, से खून की तेज गंध आ रही थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें एक अशुभ अफवाह याद है, जो हाल ही में एक नेक्रोमेंसर के बारे में फैली थी, जिसने नाइट्स को मार डाला और पहाड़ों के पीछे चैंगटैप गांव को नष्ट कर दिया। बिना किसी चेतावनी के एडवेंचरर व्यक्ति तेजी से योद्धा पर झपटा, आक्रमण करने के लिए। फिर योद्धा से सीधे पूछा कि क्या वह अफवाह उसके बारे में थी। उसने अपना कंकाल जैसा चेहरा दिखाया और चिल्लाया कि वह एक जीवित मृत था। योद्धा ने अपने हमलावरों को चेतावनी दी कि वे अपने विरोधियों को बुद्धिमानी से चुनें। फिर उसने एक हिंसक विस्फोट में अपनी शक्ति प्रकट की, जमीन पर जोर से हमला किया और उन्हें बच्चे कहा। उस निर्णायक प्रहार के साथ योद्धा उस हत्यारे को खत्म करने में सक्षम हो गया, जो भूमिगत छिपा हुआ था और उस पर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। एडवेंचर नेता ने अपने घात की विफलता को स्वीकार किया और अपने लोगों को आदेश दिया, उसे मार डालो। योद्धा ने आदेश को ठंडे दिल से प्राप्त किया, उन्हें याद दिलाया कि उसने अपना रास्ता खोजने में मदद मांगने के अलावा कुछ नहीं किया है। फिर अपनी मुट्ठी भींच ली और घोषणा की कि अब से जो कुछ भी होगा वह केवल उनकी गलती होगी। एक विशाल व्यक्ति ने उस पर तलवार उठाकर हमला किया और उसे मरने के लिए चिल्लाया, लेकिन योद्धा ने आसानी से हमले को रोक दिया। फिर उस पर कई वार किए, फिर उसने एक आखिरी झटका मारा जिससे वह जमीन पर गिर गया। एक अन्य व्यक्ति ने उस पर हमला किया और कई वार किए उसके भाले से, लेकिन योद्धा आसानी से उसके हमलों से बच गया। योद्धा ने भाले को अपने हाथ से रोक दिया, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी हैरान हो गया। योद्धा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक जमीन पर गिरा दिया। फिर चारों ओर देखा और पाया कि दो अन्य लोग उसकी ओर आ रहे हैं। हत्यारों ने योद्धा को आगे और पीछे से घेरने की कोशिश की ताकि वह उनमें से किसी को भी रोक न सके। योद्धा ने कुशलता से उनके संयुक्त हमले को चकमा दे दिया और दोनों हमलावर अपने हमले की विफलता से हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि वे आसानी से सफल हो जाएंगे। योद्धा ने उन्हें पकड़ लिया, सिर एक साथ किया और उन्हें जमीन पर जोर से पटक दिया। एक पल में वह पलक झपकते ही उनके सामने से गायब हो गया। एडवेंचरर नेता के पीछे अचानक फिर से प्रकट होना, जो सदमे में था कि वह कैसे गायब हो सकता है। नेता ने जितना संभव हो सके योद्धा से दूर जाने की कोशिश की, फिर योद्धा के साथ हमलों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। योद्धा को एहसास हुआ कि उसके प्रतिद्वंद्वी का दाईं ओर बेहोश होना सिर्फ एक चाल थी और दोहरा हमला असली था। फिर भी वह इससे बचने में कामयाब रहा। उसके बाद योद्धा ने एडवेंचर को जोर से लात मारी, जिससे वह उड़कर दीवार से जा टकराया। देखने वाले हैरान थे कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई। एक विनाशकारी झटके के साथ योद्धा ने नेता को जमीन पर गिरा दिया, जिससे शेष एडवेंचरर्स के दिलों में डर बैठ गया, जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका नेता इतनी जल्दी हार गया था। जैसे ही योद्धा बाकी काम खत्म करने वाला था, एक गोरा आदमी अचानक सामने आया और उसने यह घोषणा करते हुए लड़ाई रोक दी कि वह योद्धा को वह दे सकता है जो वह चाहता है। एडवेंचरर्स ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और उसका नाम गिल्डमास्टर रखा। आदमी ने खुद को नॉर्दर्न एडवेंचरर्स गिल्ड गांव के मास्टर थोर फिनलैंड के रूप में पेश किया और उन्हें बात करने के लिए दूसरी जगह जाने का सुझाव दिया। गिल्ड के कार्यालय में थोर ने उस कंकाल की कहानी का उल्लेख करके शुरुआत की, जिसके बारे में चैंगटैप गांव के पीछे के पहाड़ों में एडवेंचरर्स बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने जांच के लिए कई खोजी टीमें भेजी थी, लेकिन वे खाली हाथ लौट आईं, जिससे उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि यह सच था। योद्धा ने उसे तीखा टोकते हुए कहा कि उसके पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है और उसे अपना अनुरोध सीधे बताने के लिए कहा। तब थोर ने समझाया कि उसका अनुरोध सरल था। उन्होंने बताया कि यह संघ एम्पायर से संबंधित होने के बावजूद लंबे समय से उपेक्षा का शिकार था।
ग्रामीणों ने सुरक्षा की तलाश में अपने घर छोड़ दिए थे और जो बचे थे वे अपने शहर की रक्षा के लिए लापरवाह अभियानों में मारे गए थे, जबकि बाकी लोग मॉन्स्टर हमलों के लगातार डर में रहते थे। गिल्ड मास्टर ने योद्धा को बताया कि वे धीरे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। योद्धा ने बेरुखी से गिल्ड मास्टर से पूछा कि क्या वह उनके दुर्भाग्य के बारे में शिकायत करने की कोशिश कर रहा था, और उसने उसे कहा कि यदि वे मरना नहीं चाहते थे तो उन्हें एम्पायर का विरोध करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। थोर ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि यह कि वे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने समझाया कि एम्पायर द्वारा छोड़ी गई भूमि में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी उन लोगों पर थी जो बचे हुए थे। जिन एडवेंचरर्स ने समान इच्छा साझा की वे अपने घरों और अन्य की रक्षा के लिए एकत्र हुए। गिल्डों ने अपने परिवारों और घरों की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, जिससे उनकी स्थिति उनकी वर्तमान स्थिति से भिन्न नहीं थी। योद्धा ने पूछा कि क्या उन्होंने कभी एम्पायर से लड़ने के लिए संघों के बीच गठबंधन बनाने पर विचार किया था। थोर ने उत्तर दिया कि योद्धा इसे सीधे शब्दों में कह रहा था, लेकिन इसका मतलब युद्ध की घोषणा करना होगा, और यह केवल साहस के बारे में नहीं था। उन्होंने कहा कि अनगिनत लोग मरेंगे। थोर ने स्वीकार किया कि वे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई उन्हें बचाएगा। उन्होंने यह कहना जारी रखा कि वे बुरी तरह से रुके हुए थे, आशा की प्रत्याशा में। और तभी हीरोइन सामने आ गई। उसकी गर्मजोशी भरी आशा ने उन्हें निराशा से बाहर निकाला और उन्हें विश्वास हुआ कि वह उन सभी को बचाने में सक्षम हो सकती है। लेकिन उन्होंने दुख के साथ कहा कि वे झूठी आशा से चिपके हुए थे और सोच रहे थे कि उनसे कहाँ गलती हुई है और क्या यह सब सिर्फ मूर्खता और कमजोर लगाव था। तब थोर ने दृढ़ निश्चय के साथ योद्धा को देखा और समझाया कि आज उससे मिलने से उसे एहसास हुआ कि उनमें क्या कमी थी। जो नफरत थी, उनका नजरिया बदल गया था। उसे अब कल की परवाह नहीं रही कि कल नहीं आएगा या उनके घर नष्ट हो जाएंगे। यदि वे अपने शत्रुओं को मार सकते हैं तो मृत्यु एक कीमत चुकानी होगी, क्योंकि यही युद्ध की वास्तविकता थी। तब थोर ने योद्धा से अनुरोध किया कि वह तुरंत उसके साथ 2 एडवेंचरर्स को नियुक्त करेगा और वे बाद में उसका समर्थन करने के लिए सब कुछ इकट्ठा करेंगे। उसने उससे विनती की कि चाहे वह बदला लेने वाला हो या मॉन्स्टर, वह अपनी पहचान की परवाह न करे और उन सभी को अपने युद्ध में शामिल होने की अनुमति दे। योद्धा ने माफी मांगते हुए कहा कि उसका इरादा अपने समाज को नष्ट करने का नहीं था, और उसने यह स्वीकार भी कर लिया कि जब तक गांव की स्थिति इस स्थिति तक नहीं पहुंच गई, तब तक एम्पायर को इन भूमियों की उपेक्षा करने देना भी उसकी गलती थी। योद्धा ने अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, यह देखते हुए कि 150 साल बीत चुके थे जब से उसने आखिरी बार अनुरोध स्वीकार किया था। तब मेज पर एक लाल एडवेंचर कार्ड रखा। थोर स्तब्ध रह गया, सोच रहा था कि क्या यह महान युद्ध के युग का रूबी क्लास एडवेंचरर का कार्ड था, जो सर्वोच्च रैंक था लेकिन लंबे समय से गायब था। थोर ने योद्धा की असली पहचान के बारे में पूछा, लेकिन योद्धा ने उससे कहा कि वह इसके बारे में चिंता न करे, खुद को एक गंदे अतीत का भूत मात्र बता रहा है। फिर उन्होंने अनुरोध स्वीकार करने की घोषणा करते हुए बताया कि उनका पहला गंतव्य उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, जो महाद्वीप की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखला है, जहां बर्फ गिरना कभी बंद नहीं होती है। योद्धा ने चिंगटाई गांव से उत्तर में एडवेंचर पोस्ट तक सड़क लेना शुरू कर दिया। गांव छोड़ने के 5 दिन बाद योद्धा और उसके 2 एडवेंचरर साथी पर्वत श्रृंखला के साथ सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। योद्धा ने टिप्पणी की कि वे आगे बढ़ रहे थे एक गुप्त मार्च के लिए बहुत तेज गति से। एडवेंचरर्स में से एक ने अपनी दूरबीन से क्षितिज को देखते हुए उत्तर दिया कि वे एम्पायर की सेना में भागने का जोखिम नहीं उठा सकते। योद्धा ने पुष्टि की कि वे वास्तव में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। म्यूर और सैमी ने क्षितिज पर लोगों का एक और समूह देखा और योद्धा को आश्चर्य हुआ कि वे कौन थे और वे उनसे आगे निकलने में कैसे कामयाब रहे। उनमें से एक ने अनुमान लगाया कि शायद वे कोई खोजी दल नहीं थे जो उनका पीछा कर रहे थे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वे चांगताक गांव के बचे हुए लोग थे और ऐसा लग रहा था कि वे उन अन्य लोगों में शामिल हो गए हैं जो राजधानी लौटते समय गांवों को लूट रहे थे। उनके साथ ही स्वॉर्ड हैरियट ने निष्कर्ष निकाला कि पर्वत श्रृंखला के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते समय उनका रास्ता कट गया था।
जिसकी पुष्टि उनके पास सर्दियों के कपड़ों की कमी से हुई थी। योद्धा अपने दो साथियों की ओर मुड़ा और गाइड से उनके गंतव्य के बारे में पूछा कि क्या वे नीचे का रास्ता अपनाएंगे। मीरान सैमी ने उसे सुधारा, अपना और अपने साथी स्वॉर्ड हैरियट का परिचय देते हुए योद्धा से कम उनके नाम याद रखने को कहा। फिर उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि सड़क के किनारे छोटे बिखरे हुए घर थे और स्वॉर्ड हैरियट ने भविष्यवाणी की थी कि समूह भोजन और आपूर्ति की तलाश में उन पर छापा मारेगा। स्वॉर्ड हैरियट ने कड़वी टिप्पणी की कि एम्पायर के नाइट्स के लिए घरों को लूटना आम बात हो गई थी और वर्तमान सम्राट के सिंहासन पर बैठने के बाद से प्रांतों को इसकी आदत हो गई थी। कुछ देर सोचने के बाद योद्धा ने शांति से घोषणा की कि इससे पहले कि उसके साथी उसकी बात समझ सके, उसे उन्हें खत्म करना होगा। उसने छलांग लगा दी, चट्टान के ऊपर से, उन्हें सदमे और अविश्वास की स्थिति में छोड़कर। नीचे सैनिकों के बीच अराजकता फैल गई और उन्होंने संभावित घात की चेतावनी दी। योद्धा उनके बीच में उतरा और उनके डर की पुष्टि की। स्वॉर्ड हैरियट चिल्लाते हुए आगे बढ़ी और सोच रही थी कि क्या वह मरने के लिए इतना बेताब है। ऊपर से मीरान सैमी ने दृश्य देखा और अपने साथी को बताया कि वह आदमी पहले ही मर चुका था। सैनिकों के बीच अलार्म बज गया क्योंकि उन्होंने हमलावर को पहचान लिया और उसे चंगटैप गांव का नेक्रोमैंसर बताया। बदमाश हिलने लगा। नाइट्स के बीच उन्हें एक एक करके नीचे ले जाया गया जबकि दूसरों की दया के लिए पुकार उठने लगी। कमांडर ने अपने लोगों को पीछे हटने से रोकने और हमलावर को घेरने का आदेश दिया। उसने उनसे एक साथ हमला करने का आग्रह करने की कोशिश की क्योंकि दुश्मन सिर्फ एक व्यक्ति था, लेकिन रोगों की बैंगनी ऊर्जा के विस्फोट से उसके शब्द छोटे हो गए, जिससे उसकी मौत हो गई। योद्धा ने मृत कमांडर का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वह सचमुच सोचता है कि वह अकेला है और क्या उसकी आंखें सिर्फ सजावट के लिए है। फिर योद्धा ने एक भयानक सेना बुलाकर अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन किया, बैंगनी भूतों और आत्माओं का। स्वॉर्ड हैरियट ने दूर से यह दृश्य देखा, यह महसूस करते हुए कि योद्धा ने एडवेंचरर संघ में जो शक्ति दिखाई थी वह उसकी पूरी ताकत का केवल एक छोटा सा अंश था। भूतों की सेना सैनिकों पर उतरी और उनके रैंकों को तोड़ डाला। मुरान सैमी ने आतंकित उन आत्माओं को पहचान लिया और उन्हें चैंगटैप गांव के भूत बताए। जैसे ही लड़ाई खत्म होने के करीब पहुंची, मीरान सैमी ने उन्हें नीचे जाने का सुझाव दिया। स्वॉर्ड हैरियट ने यह कहते हुए सहमति व्यक्त की कि लड़ाई तय हो चुकी है और जल्द ही समाप्त हो जाएगी। अंतिम दृश्य, एक अकेला नाइट योद्धा की ओर हताश होकर आक्रमण करता है और अंतिम चीख निकालता है। योद्धा ने अंतिम नाइट के हमले को आसानी से रोक दिया, उसके भाले से आसानी से बच गया, फिर जमीन पर गिरने से पहले उसके सिर पर जोर से लात मारी। योद्धा ने नाइट के गले में एक सोने का हार देखा जिसका हेलमेट आंशिक रूप से टूट गया था क्योंकि वह मर गया था। हार ने योद्धा को उस समय में वापस ला दिया जब एडवेंचरर व्यक्ति ने उसे माफी के प्रतीक के रूप में वह हार दिया था, यह स्वीकार करते हुए कि वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उस पर संदेह किया गया था। वही अपनी शक्ल के साथ उस व्यक्ति ने बताया कि यह हार उसकी बेटी द्वारा बनाया गया एडवेंचर्स के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। योद्धा ने उपहार स्वीकार कर लिया और उसे अपनी बेटी को धन्यवाद देने के लिए कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने दुखी होकर उसे बताया कि 2 साल पहले शाही सेना ने उसे मार डाला था। योद्धा ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन उस आदमी ने उसे ऐसा न करने का आश्वासन दिया, यह समझाते हुए कि गांव में हर किसी के घाव समान थे और उन्होंने एम्पायर को शाप दिया था और वे मानव कसाई से ज्यादा कुछ नहीं थे जो अपने बचे हुए हिस्से को जला रहे थे। बदला लेने के लिए जीता है। फिर उसने उसे एक सलाह दी और कहा कि वह बदला लेने की कोशिश करके अपना जीवन बर्बाद न करे जैसा कि उन्होंने किया था। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में हर किसी के पास कोई न कोई है जो उनका इंतजार कर रहा है और उन्हें यकीन है कि यही बात योद्धा पर भी लागू होती है, और उससे विनती की कि वह उस रास्ते पर बहुत दूर न जाए। स्मृति धूमिल हो गई और योद्धा उस नाइट के सामने खड़ा हो गया जिसकी पीठ पर योद्धा के मॉन्स्टर्स में से एक ने भाले से वार किया था और जिसके अंतिम शब्द उसकी बेटी मिशेल से माफी थे। योद्धा ने दांतों तले उंगली दबा ली, उसकी मुट्ठी कसकर भूत पर जोर से प्रहार किया और वह तुरंत नष्ट हो गया। उनके साथी उनके पास आए
और मीरान सैमी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अच्छा किया है। उसने उन्हें जगह की सफाई करने और शवों को इकट्ठा करने की पेशकश की ताकि जब वह आराम कर रहा हो तो उसे और अधिक मृत पैदा करना पड़े। लेकिन योद्धा ने सभी शवों को जलाने का आदेश देकर उन्हें हैरान कर दिया। उनके साथियों ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए टिप्पणी की कि वह एक अजीबोगरीब जादूगर थे और स्वॉर्ड हैरियट ने उनके चेहरे पर उदासी की गहरी अभिव्यक्ति देखी। जैसे योद्धा ने जलती हुई लपटें देखी, उसके दिमाग में डीमन किंग की आवाज गूंज उठी। उसने उससे मजाक में पूछा, देखो, मैंने तुमसे क्या कहा, अब तुम्हारी बारी है ना? आवाज ने अपनी चेतावनी जारी रखी कि योद्धा को अनगिनत विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाएगा। वह उस निराशा में डूब जाएगा जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था, और वास्तविक निराशा अभी तक शुरू नहीं हुई है। योद्धा गुस्से में चिल्लाया, आवाज को चुप रहने और जब तक वह मर न जाए तब तक अंडरवर्ल्ड में रहने का आदेश दिया। डीमन किंग का भूत जोर से हंसा, पूछा, योद्धा ने कैसे सोचा कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में जीवित रहेगा? इसके बाद उसने उसे अपनी इच्छानुसार संघर्ष करने और भाग्य को चुनौती देने का प्रयास करने के लिए कहा। लेकिन उसके रास्ते के अंत में एक ऐसी निराशा का सामना करना पड़ा जिसके बारे में खुद डीमन किंग को भी नहीं पता था, और उसे अपने भाग्य से बचने की कोशिश करने का साहस दिया। कहीं और युद्ध के नाइट्स में से एक, फ्रे, एक जलते हुए राज्य के दृश्य का आनंद ले रही थी। लोगों की चीखों की आवाज और आग की गंध के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त कर रही थी। उसके एक सैनिक ने उसे सूचित किया कि वे लोग उसके साथ फुटबॉल खेलना चाहते थे। राजकुमारी का सिर, लेकिन उसने यही कहते हुए इसे उचित ठहराते हुए इनकार कर दिया कि उसका दिल टूट गया था। उसने सोचा था कि यह राज्य एक मनोरंजक लड़ाई की पेशकश करने के लिए काफी बड़ा था, लेकिन लड़ाई जल्दी और उबाऊ ढंग से समाप्त हो गई। वह बोरियत से सोच रही थी कि क्या एम्पायर में कोई इतना पागल है कि लड़ाई शुरू कर दे। उसी समय एम्पायर का एक दूत आया जिसने उत्तरी दीवार पर मरे हुए लोगों की एक विशाल सेना की उपस्थिति की घोषणा की और सम्राट को रिहा कर दिया। इसका नेतृत्व करने वाले दुष्ट नेक्रोमांसर को वश में करने का आदेश। सेना प्रिय खुशी से हंसा। ऐसे पागल आदमी की त्वरित उपस्थिति पर आश्चर्यचकित हुआ। फिर वह खड़ी हुई और अपने सैनिकों को इकट्ठा होने का आदेश दिया और घोषणा की कि अब युद्ध करने का समय आ गया है। इस बीच स्वॉर्ड हैरियट और मोर और सैमी एक मूक योद्धा के साथ मार्च करते हुए बात कर रहे थे। मूक योद्धा के साथ मार्च करते हुए बात कर रहे थे कि योद्धा 2 सप्ताह से बिना एक शब्द कहे लाश की तरह चल रहा था। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ अजीब था। वह सोच रहा था कि एक सिर इस तरह हवा में कैसे तैर सकता है। स्वॉर्ड हैरियट ने गिल्ड नेता के शब्दों को याद किया कि यह मर चुका है, कि चैंगटैप गांव संभवतः हाल ही में मृत हीरोइन से संबंधित था। उन्होंने बताया कि चैंगटैप गांव भी वही जगह है जहां हीरोइन ने अपना बचपन बिताया था, और उसके नाइट से गांव तक भागने का समय मरे हुए सेना की घटना के साथ मेल खाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योद्धा की लड़ने की शैली हीरोइनों की हूबहू प्रतिकृति थी। गिल्ड नेता ने निष्कर्ष निकाला कि योद्धा शायद कोई बुरा व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह उन्हीं की तरह हताश और संघर्षरत व्यक्ति था। हालांकि वह नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है। वह उत्तरी पर्वत श्रृंखला की ओर जा रहा था। उसे यकीन था कि योद्धा उनका दुश्मन नहीं था। साथ ही इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह उनका सहयोगी था, लेकिन वह निश्चित रूप से एम्पायर को उखाड़ फेंकने की कुंजी था। गिल्ड मास्टर थोर फिनलैंड ने एडवेंचरर से कहा था कि वह उन्हें योद्धाओं का मार्गदर्शन करने का काम सौंपेगा क्योंकि वे उत्तर से थे। स्वॉर्ड हैरियट को आश्चर्य हुआ कि क्या योद्धा जैसा अप्रत्याशित व्यक्ति उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन थोर ने विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें आश्वस्त किया, उसका अच्छा अंतर्ज्ञान। अपने रास्ते में स्वॉर्ड हैरियट ने चैंगटैप गांव की ओर इशारा किया। योद्धा वहां रुकने को तैयार हो गया, जिससे अतीत की यादें ताजा हो गई, जब उनके शिष्य उनके सिर पर कागज का थैला रख देते थे और वे गांव में एक साथ बिताए गए सुखद पलों को याद करते थे। जब योद्धा ने परिचित सराय में प्रवेश किया तो मालिक ने उसका स्वागत किया। उसने उससे कहा कि यदि वह पुरानी यादों की तलाश में आया है तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मधुशाला काफी समय से बंद थी। फिर उसने उससे पूछा कि क्या वह अब भी उस ब्रेड बैग का उपयोग करता है, जिससे पता चला कि वो उसे जानती है।
योद्धा को आश्चर्य हुआ कि वह उसे पहचानने में सक्षम थी। शराब खाने की मालकिन ने बताया कि वह जानती थी कि वह उस लड़की का शिक्षक था जिसने उसके लिए काम किया था और उसने उसके बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह जिंदा मुर्दा बात कर रहा था। उसके बाद उसने उसे डियोनी नामक सस्ती शराब का एक गिलास पिलाया और समझाया कि इसके नाम का मतलब एक नई शुरुआत है। उसने उसे बताया कि उसके शिष्य ने जाने से पहले उसे यह पेय सौंपा था, इस आशा से कि एक दिन वह अपनी यात्रा का जश्न मनाने के लिए उसके साथ इसे पिएगा। उसने यह बात जोड़ दी कि सुरक्षित यात्रा की कामना के रूप में एडवेंचर्स के बीच इस शराब को साझा करना एक रिवाज बन गया था। लेकिन उसने दुख के साथ बताया कि यह शराब लंबे समय से नहीं बिकी थी, क्योंकि गांव में कोई एडवेंचर व्यक्ति नहीं था। फिर उसने योद्धा का सामना करते हुए कहा कि वह एक बर्बाद देश में विद्रोह करने के उसके उद्देश्यों को समझती है, लेकिन उसका मानना था कि बदला लेने का जो रास्ता वह अपना रहा था वह गलत था। उन्होंने सवाल किया कि क्या उनकी जो छवि बन गई थी, भले ही वह अंत में एम्पायर के लोगों को बचाने में सफल रहे, क्या वास्तव में उनके शिष्य की छवि वैसी ही थी जो वो उसके लिए चाहती थी? उसने पुष्टि की कि उसने ऐसा नहीं सोचा था और लड़की उसके लिए कुछ बेहतर चाहती होगी। फिर उसने उसे बताया कि उसके शिष्य ने उसे देने के लिए अन्य चीजें उसके पास छोड़ दी थी। उसने बताया कि लड़की का सपना एक परिकथा जीना, साथियों को इकट्ठा करना, लोगों को बचाना और बुराई को हराना था। वह रूबी श्रेणी के प्रसिद्ध एडवेंचरर्स की कहानियों की तरह एक साहसिक कार्य शुरू करना चाहती थी और वह उसके साथ इसका अनुभव करना चाहती थी। एडवेंचरर शब्द योद्धा के मन में गूंज उठा और उसे एहसास हुआ कि नफरत कैसे लोगों को अंधा कर सकती है और बुद्धिमानों को भी अपना रास्ता भटका सकती है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका गुस्सा उसे फिर से वही गलतियां दोहराने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि यद्यपि सभी लोग उन्हें शिक्षक कहते थे, परंतु उन्होंने वास्तव में केवल अपने शिष्य से ही सीखा था। नए दृढ़ संकल्प के साथ योद्धा ने उनके दिलों और सपनों को अपने कंधों पर ले जाने का फैसला किया। उसने शराब के लिए शराब खाने के मालिक को धन्यवाद दिया और जाने के लिए मुड़ा। जब वह जा रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा उससे पूछ रही हो कि वह कहाँ अब जा रहा था। योद्धा को शराब का मतलब याद आया, एक नई शुरुआत। उसने घोषणा की कि चूंकि उसने शराब पी ली है, इसलिए फिर से निकलने का समय आ गया है। इस बार उनकी यात्रा बदला लेने के लिए नहीं होगी, बल्कि उस अनुभव का अनुभव करने के लिए होगी जो उनके शिष्य हमेशा से चाहते थे, एक साहसिक कार्य। और इस प्रकार कंकाल दूत की कहानी शुरू हुई। जब योद्धा बाहर आया तो उसके दो साथियों ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या उसकी कहानी खत्म हो गई। मीर और सैमी ने मजाक में कहा कि वे अब से सामान्य रास्ता अपनाएंगे और योद्धा भाग्यशाली था कि वह ऐसा कर सका। कि उसकी हड्डियां थी नहीं तो वो ठंड से जम जाएगा। योद्धा ने तीखा जवाब दिया। उन्हें अपने लापता नन्हे बच्चे कहा, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। मीर और सैमी ने देखा कि रोगों की आभा बदल गई थी और स्वॉर्ड हैरियट ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी चिंताएं दूर हो गई। स्वॉर्ड हैरियट ने गिल्ड के शब्दों को याद किया और लोगों को परखने की उनकी बेहतर क्षमता की प्रशंसा की। फिर वे तीनों एक साथ अपने रास्ते पर चल पड़े। जैसे ही वे चले, स्वॉर्ड हैरियट ने वर्तमान एडवेंचरर रैंकिंग प्रणाली को समझाना शुरू किया, यह समझाते हुए कि यह विभाजित है 10 रैंकों में, उच्चतम से 10वीं रैंक उत्कृष्ट, निम्नतम प्रथम रैंक पृथ्वी तक, और रैंकिंग उपलब्धियों पर आधारित है। इन रैंकों को 4 श्रेणियों में सरलीकृत किया जा सकता है: उत्कृष्ट, उच्च, मध्य और निम्न। सुरक्षा कारणों से एडवेंचरर्स अपनी रैंक से ऊपर की खोज स्वीकार नहीं कर सकते हैं और स्वाभाविक रूप से उच्च रैंक वाले एडवेंचरर्स को अच्छा भुगतान किया जाता है। उन्होंने समझाया कि अधिकांश लोग 7वीं रैंक पुखराज से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और जो लोग इस बाधा को तोड़ते हैं, जिसे उच्च रैंक की दीवार के रूप में जाना जाता है, पारलौकिक कीक कहलाते हैं। 8वीं रैंक के एडवेंचरर्स अपने दम पर अज्ञात भूमि का पता लगा सकते हैं या अग्रिम पंक्ति में राक्षसी लहरों का अकेले ही मुकाबला कर सकते हैं, जैसे कि वे एक पूरी सेना हो। वे सेनाओं का नेतृत्व करने वाले शाही सेनापति भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उच्च श्रेणी के एडवेंचरर्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे लोगों को परास्त करना निम्न श्रेणी के एडवेंचरर्स का काम है। जहां तक विशाल मॉन्स्टर्स को मारने वालों की बात है, वे मध्यम श्रेणी के एडवेंचरर्स होते हैं। फिर उन्होंने बताया
कि जिन मॉन्स्टर्स का उन्होंने सामना किया था वे सभी उच्च श्रेणी के थे। उसने टोक दिया। उसका स्पष्टीकरण योद्धा से पूछने का था कि क्या वह सुन भी रहा था, और योद्धा ने उत्तर दिया कि वह सुन रहा था। योद्धा ने फिर अपने साथियों से उनकी रैंक के बारे में पूछा और उन्होंने उत्तर दिया कि वे दोनों 5वीं रैंक के क्वाड्स थे। योद्धा ने टिप्पणी की कि एक एडवेंचरर के रूप में उसके दिनों के बाद से रैंकिंग प्रणाली थोड़ी बदल गई है। फिर मजाक में दावा किया कि वह रूबी वर्ग और एक प्रसिद्ध महिला योद्धा थी। उनके साथी हैरान थे और रूबी नाम से स्वॉर्ड हैरियट की याददाश्त में कुछ हलचल मच गई। लेकिन म्योर और सैमी यह कहते हुए हंस पड़े कि ऐसा था, एक मूर्खतापूर्ण मजाक और परियों की कहानियों का एक प्रकार, और योद्धा का मजाक उड़ाया गया जो मरे हुए लोगों की सेना से भयभीत था। योद्धा मरे हुए लोगों की सेना के बारे में सोच रहा था जबकि मीरान सैमी अभी भी हंस रहा था। अचानक योद्धा ने एक विशाल और भयानक बैंगनी मॉन्स्टर को बुलाया, जिससे उसके साथी डर के मारे चिल्लाने लगे और उससे उन्हें नीचे गिरा देने की विनती करने लगे। उन्हें निराश करने के बाद योद्धा ने स्वॉर्ड हैरियट की कायरता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उत्तर के किसी व्यक्ति के लिए उसका साहस लोहे की बैरक जैसा था। यह स्थिति वापस ले आई योद्धा के मन में अपनेपन और मौज मस्ती का एहसास था, जो उसने अपने पुराने साथियों और अपने शिष्य के साथ साझा किया था। अब मोर और सैमी ने योद्धा से पूछा कि वह उत्तरी पर्वत श्रृंखला की ओर क्यों जा रहा है। उसने उस स्थान को मानव त्वचा पहने हुए राक्षसों और मॉन्स्टर से भरा बताया और कहा कि इसका बाहरी इलाका अकेले मॉन्स्टर उद्यान बन गया है। योद्धा ने उत्तर दिया कि उसने वहां लोगों से वादे किए थे और उसे कुछ खोजना था। योद्धा ने बताया कि उसकी मूल योजना मरे हुए लोगों की शेष सेना के साथ आक्रमण करने की थी, डीमन किंग की सेना। लेकिन एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने एक बैरियर का उपयोग करके उसकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया था। इससे उनके साथी आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि सिर्फ एक बैरियर जनरेटर के साथ यह कैसे हासिल किया जा सकता है। योद्धा ने बताया कि बैरियर सामान्य नहीं था, बल्कि पुराने हीरोज की पार्टी के जादूगर द्वारा डिजाइन किया गया था और विशेष रूप से दानव राजा युद्ध की अग्रिम पंक्ति में मरे हुए लोगों की लहरों को पीछे हटाने के लिए बनाया गया था, जिससे इसका प्रदर्शन अद्वितीय हो गया क्योंकि उसकी मरे हुए लोगों की सेना का सफाया हो गया था। योद्धा ने निष्कर्ष निकाला कि उसे एक मानव की आवश्यकता होगी एम्पायर को खत्म करने के लिए सेना। उन्होंने उत्तरी जनजातियों को सहयोगी के रूप में भर्ती करने के अपने इरादे का खुलासा किया। उनके साथी इस विचार से हैरान थे। उन्होंने उत्तरी जनजातियों को पागल बताया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि अगर उनकी वफादारी जीती जा सकती है तो वे महाद्वीप पर सबसे मजबूत लड़ाकू बल है। योद्धा ने स्वीकार किया कि उसकी पहली योजना सरल थी। उसका इरादा सम्राट का सिर काटकर उसके साथ फुटबॉल खेलना था, लेकिन उसके प्रिय शिष्य ने उसे रोक दिया था। तब उसका लक्ष्य एम्पायर का सही तरीके से पुनर्निर्माण करना था कि बातचीत बहुत गंभीर हो गई थी, इसलिए उन्होंने विषय बदलने का फैसला किया। उसने सही अनुमान लगाया कि उसके साथी युवा थे जो महान शिकार में असफल हो गए और भाग गए, अन्यथा वे उन हिस्सों के आसपास नहीं भटक रहे होते। फिर उसने खेल खेल में उन्हें लड़ाई के लिए चुनौती दी और कहा कि वह उन पर सख्ती नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इससे बाहर निकलने की कोशिश की कि वे जल्दी में थे। योद्धा ने घोषणा की कि अब बहुत देर हो चुकी है और वे एक छोटी सी अच्छी शरारत करेंगे। उसने उन्हें दौड़ने का आदेश दिया और एक को बुलाने से पहले उन्हें 10 सेकंड की शुरुआत दी। उनका पीछा करने के लिए विशाल मॉन्स्टर स्वॉर्ड हैरियट चिल्लाया। मीर और सैमी को रोकने की कोशिश की, यह महसूस करते हुए कि योद्धा सिर्फ एक पागल आदमी नहीं था, लेकिन मीर और सैमी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और भाग गए, इस उम्मीद में कि वे फिर से जीवित मिलेंगे। योद्धा ने उल्टी गिनती शुरू कर दी और जब उसने गिनती पूरी कर ली तो मॉन्स्टर ने उनका लगातार पीछा करना शुरू कर दिया। इस बीच योद्धा अपने दिवंगत साथियों, हीरोइन और सभी के बारे में सोच रहा था। खुद से कह रहा था कि वे चली गए, लेकिन वह अभी भी उन्हें याद करता है। फिर वो जोर से हंसा और घोषणा की कि वे उसके 2 मूर्ख थे, अप्रत्याशित शिष्य। उसने उनसे कहा कि उन्हें आभारी होना चाहिए क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रशिक्षित करेगा और उन्हें मानव हथियारों में बदल देगा। योद्धा ने कसम खाई कि इस बार वह रास्ता नहीं भूलेगा। उन्होंने अपने दिवंगत दोस्तों से अंत तक उन पर नजर रखने को कहा ताकि वह अपनी पहचान बनाए रख सकें और आने वाला समय अकेला न हो।
कहीं और फ्रे को कुछ महसूस हुआ। फिर उसने घोषणा की कि उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। इस बीच जिस मॉन्स्टर को योद्धा ने बुलाया था वह अभी भी जंगल में अपने साथियों का पीछा कर रहा था, जबकि योद्धा के साथी मदद के लिए चिल्ला रहे थे, उससे विनती कर रहे थे कि वे वास्तव में मरने से पहले रुक जाएं। स्वॉर्ड हैरियट ने अचानक किसी को मॉन्स्टर की ओर हवा में कूदते हुए देखा। योद्धा, जो मॉन्स्टर की पीठ पर सवार था, युद्ध नाइट फ्रे की अचानक उपस्थिति से आश्चर्यचकित हो गया, जिसने मॉन्स्टर पर एक शक्तिशाली तलवार से हमला किया। फिर वो स्थान पर चढ़ गया जहां योद्धा खड़ा था और उस पर एक शक्तिशाली हमला किया। मॉन्स्टर के ऊपर उतरने के बाद उसने योद्धा का स्वागत किया, जिसने अपनी तलवार से उसके अगले हमले को विफल कर दिया। ने एक विशेष युद्ध तकनीक का उपयोग किया, जिसने एक विशाल विस्फोट में बुलाए गए मॉन्स्टर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। विस्फोट में जीवित बच जाने के बाद नीरान सैमी ने चिंतित होकर उन्हें पुकारा। रोगों ने बिना किसी अभिवादन के अचानक हमला करने के लिए फ्रे को असभ्य बताया। उसने खुद को एम्पायर के 4 नाइट्स में से एक, फ्रे ऑफ वॉर के रूप में पेश किया और घोषणा की कि वह उसके खिलाफ युद्ध छेड़ने आई थी। योद्धा को तुरंत उन 4 नाइट्स के शीर्षक याद आ गए, जिनका उल्लेख दाढ़ी वाले आदमी एशर ने किया था, और उसे एहसास हुआ कि वह उनमें से एक थी। फ्रे ने विचार किया कि उनका अभिवादन का आदान प्रदान खत्म हो गया और अब वह लड़ सकती है, जिस पर योद्धा सहमत हो गया और उनके बीच टकराव शुरू हो गया, जिससे ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने उनके चारों ओर सब कुछ नष्ट कर दिया। और फ्रे ने तुरंत शारीरिक लड़ाई में अपनी श्रेष्ठता दिखाई। अपनी किक और फुर्तीली हरकतों का उपयोग करके योद्धा को परास्त कर दिया। योद्धा ने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया, यह देखते हुए कि उसकी लड़ने की शैली बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। उसके हमले अप्रत्याशित कोणों से आए और उसके जोड़ अंदर की ओर झुक गए, अजीब तरीके जिससे उसे लड़ना एक गैर मानवीय प्राणी से लड़ने जैसा महसूस होता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वह एक परेशान करने वाला चरित्र था। योद्धा ने उसकी बाईं आंख की ओर एक आश्चर्यजनक पत्थर मारा, सीधे उस पर प्रहार किया। फिर तेजी से घून से मारे फ्रे क्रोधित हो गया। फिर उसने एक जोरदार झटका मारा जिससे वह उड़ गया। अपनी निराशा व्यक्त करते हुए फ्रे अचानक रुक गई। वह एक सेना की उम्मीद कर रही थी और लड़ाई उस स्तर की नहीं थी जैसी वह चाहती थी। उसने योद्धा से पूछा कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सका। ठीक से ध्यान केंद्रित करे और व्यंग्यात्मक रूप से आश्चर्य करे कि क्या उसके 2 साथी उसका ध्यान भटका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि वह उन्हें उसके साथ दफना देगी। योद्धा को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह उसे मार सकती है। योद्धा ने उसकी ताकत और अद्वितीय युद्ध भावना और उसके द्वारा महसूस किए गए अपार प्रयास को स्वीकार किया, लेकिन उसने यह भी कहा कि उसकी एक कमजोरी थी, जो उसकी कमजोर दृष्टि थी। वह उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब उसने देखा कि एक विशाल मॉन्स्टर उसके चारों ओर आ रहा है। जब योद्धा फ्रे से लड़ रहा था तो उसने अपने साथियों मीरेन और स्वॉर्ड पर चिल्लाया और उन्हें भागने का आदेश दिया। तुरंत उसी समय उसने एक बैंगनी धुआं बम फेंका, जिससे स्वॉर्ड हैरियट को खांसी हुई और उसने शिकायत की कि उसे चेतावनी देनी चाहिए थी। नीरान सैमी ने उस पर चिल्लाते हुए पूछा कि उसने बम में क्या डाला है। योद्धा ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया, यह समझाते हुए कि यह पिसी हुई चाय की भूसी काली मिर्च और ब्लास्ट फायर कछुए की हड्डी के पाउडर का मिश्रण था, और नुस्खा साझा करने की पेशकश की। लेकिन स्वॉर्ड हैरियट ने गुस्से में इनकार कर दिया। लड़ाई से दूर रोगों के साथी आश्चर्यचकित थे कि क्या उसके पास कोई योजना थी, इस बात पर जोर देते हुए कि एक सेना भी नहीं होगी 4 नाइट्स में से एक को हराने के लिए पर्याप्त। योद्धा ने स्वीकार किया कि अपनी वर्तमान स्थिति में वह भी उसे रोक नहीं सका। उन्होंने बताया कि सीमा पार करने के बाद उनकी योजना अब भागते रहने और उनके भागते समय जितना संभव हो उतना शोर मचाने की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्रे ने पहले ही उन्हें पकड़ लिया था। फ्रे अचानक प्रकट हुई, हंसते हुए और मरे हुए लोगों की सेना का मजाक उड़ाते हुए जिसे योद्धा ने बुलाया था। उससे पूछा कि क्या यही वो युद्ध है जिसका उससे वादा किया गया था। फिर उसने कई तकनीकों का उपयोग करके एक भयंकर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की भारी टक्कर हुई, जिसने बुलाए गए मॉन्स्टर को नष्ट कर दिया और पहाड़ में एक बड़ा विस्फोट हुआ। धुआं साफ होने के बाद
फ्रे ने लड़ाई का आनंद व्यक्त करते हुए हंसते हुए कहा, जिसमें एक विशाल मरे हुए मॉन्स्टर और अजीब धुआं बम शामिल थे। योद्धा की अजीब तलवारबाजी के अलावा उसने और अधिक चुनौती की मांग की। योद्धा धूल खाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसने फ्रे को उसके लबादे को गंदा करने के लिए डांटा और उसे खलनायक कहा। फ्रे ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसने दर्पण में देखा था। फिर याद आया कि उसके पास खुद को देखने के लिए कोई आंखें नहीं थी। दोनों ने उसके दयनीय भागने के लिए उसका मजाक उड़ाते हुए उसका अपमान किया, जबकि उसने उसकी ताकत के बावजूद उसके जाल में फंसने के लिए उसका मजाक उड़ाया। फ्रे ने शिकायत की कि वह उसकी प्राचीन मृत्यु जैसी उपस्थिति को नहीं पहचान पाया। फिर उसने सोचा कि वह अधिक मरे हुए लोगों का उपयोग क्यों नहीं कर रहा था। उसने उसे मजबूत लेकिन अजीब तरह से निराशाजनक बताते हुए अपनी निराशा व्यक्त की, यह सोचकर कि क्या उसके साथी उसका ध्यान भटका रहे हैं। फिर वह शांति से उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाकर बोली कि वह उन्हें मार डालेगा ताकि वह अपनी लड़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके, यह आशा करते हुए कि इससे उसे इतना गुस्सा आ सकता है कि वह सख्त होकर लड़ सके और उसे अपनी असली ताकत दिखा सके। योद्धा उसके इस तरह उसके पास आने के दुस्साहस और आत्मविश्वास से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने उसका मजाक उड़ाना जारी रखा और कहा कि वह अभी भी बात कर रहा है, जबकि उसने उसे बुरी तरह पीटा है और इससे वह उसके सिर को पीसकर पाउडर बना देना चाहती है। जैसे ही वह बोल रही थी, आसमान से गिरे तीखे तीर उसके शरीर में घुस गए, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगी और योद्धा ने उसे बुलाया, अभिमानी लड़का। तब योद्धा ने उसे सम्मान देने के लिए कहा और उसे बताया कि वे अपने गंतव्य उत्तरी जनजातियों की मात्र पर्वत उत्तरी पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गए हैं। फ्रे को आखिरकार इसका एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि वह उत्तरी जनजातियों के सामने वाले यार्ड में इस तरह क्यों आया था। फ्रे ने रोगू की योजना का मजाक उड़ाया और इसे महज एक छोटी सी सस्ती चाल बताया। उसने उससे कहा कि वह जनजातियों को जितना चाहे मनाने की कोशिश कर सकता है और चाहे जितना भी समय लगे वह इंतजार करेगी, अब तक के सबसे आनंददायक युद्ध का। फिर वह यह कहकर चली गई कि वह उसका इंतजार कर रही होगी। उसके साथियों ने उसे ढूंढ लिया। स्वॉर्ड हैरियट ने राहत व्यक्त की कि वह सुरक्षित है, जबकि म्यूर और सैमी ने बताया कि पेड़ों के बीच से अन्य लोग भी उन्हें देख रहे थे। योद्धा ने पेड़ों के बीच छिपे हुए उत्तरी आदिवासियों का अभिवादन किया, लेकिन उसके शब्द एक तीर से छोटे हो गए जो अचानक उसके हाथ में लग गया। आदिवासियों में से एक ने बात करने वाले कंकाल पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया कि वे उसका सिर काट दें और इसे पीने के कप के रूप में उपयोग करें। योद्धा और उसके साथियों को एहसास हुआ कि उत्तरी जनजातियां अजनबियों का इसी तरह स्वागत करती थी। तो योद्धा उन पर चिल्लाया और उन्हें भागने का आदेश दिया। घुसपैठिए का अलार्म बजा और तीनों तीरों और भालों की बौछार के बीच भागने लगे। म्यूर और सैमी गुस्से में आश्चर्यचकित थे कि उन पर हमला क्यों किया जा रहा था, जबकि उन्हें सहयोगी माना जाता था। और जब उसने उससे उस समझौते के बारे में पूछा जिसका उल्लेख रोगू ने किया था, तो रोगू ने बताया कि वह समझौता लगभग 100 साल पहले का था। योद्धा ने सुझाव दिया कि उसके साथी उनके नामों का उल्लेख करे क्योंकि वे उत्तरी जनजातियों से थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि यह प्रतिकूल होगा, क्योंकि वे भगोड़े थे। मीरेन ने कहा कि हैरियट को वहां किसी के साथ अपनी समस्याएं थी, इसलिए योद्धा ने उसके बजाय अपना परिचय देने का फैसला किया। योद्धा ने रुककर उनसे उन पर हमला करना बंद करने को कहा और अपना नाम बेन लीरा एडवर्ड बताया, खुद को उत्तरी जनजातियों का सदस्य बताया और उनके नेता से मिलने को कहा। आदिवासियों को उसकी बातों पर संदेह हुआ, लेकिन योद्धा ने समस्या के बारे में सोचा कि हल हो गया। लेकिन तब आश्चर्य हुआ जब उसे और उसके साथियों को एक कोठरी में डाल दिया गया। स्वॉर्ड हैरियट ने व्यंग्यात्मक रूप से योद्धा को उसके महान संचार के लिए धन्यवाद दिया, जिसने उन्हें जेल तक पहुंचाया। स्वॉर्ड हैरियट द्वारा उसका मजाक उड़ाने के बाद योद्धा ने उसके सिर पर वार किया। तब मीर और सैमी ने योद्धा से पूछा कि क्या वह वास्तव में उत्तरी जनजातियों से है, और योद्धा ने उत्तर दिया कि वह था, यह समझाते हुए कि वह बहुत समय पहले उनमें से एक था। स्वॉर्ड हैरियट यह जानकर घबरा गए कि वे वास्तविक संकट में हैं। मीरेन सैमी ने बताया कि जब वे वहां थे तो उन्होंने उस जगह को पहचान लिया था। उन्हें ले जाया जा रहा था और वे रेड राम गांव में थे। उसने खुलासा किया
कि उनकी मूल योजना केवल उसके साथ पहाड़ के प्रवेश द्वार तक जाने और जनजातियों के साथ किसी भी सीधे संपर्क से बचने की थी। उनकी बातचीत में जेल प्रहरी ने बाधा डाली, जिसने जीवित मृतकों को बुलाया और बताया कि प्रमुख उसे चाहते हैं। योद्धा को बर्फीले गांव में ले जाया गया और उसने देखा कि कुछ भी नहीं बदला था। योद्धा को रेडराम जनजाति के मुखिया रेड सिल्क नाम के एक व्यक्ति के सामने लाया गया। मुखिया ने उन पर आरोप लगाते हुए संबोधित किया, उत्तरी जनजातियों के सदस्य का रूप धारण करने का साहस। प्रमुख ने अपना आरोप जारी रखते हुए स्वॉर्ड हैरियट से कहा कि उसमें यहां जीवित लौटने का दुस्साहस है। स्वॉर्ड हैरियट ने इससे इनकार करने की कोशिश की, लेकिन प्रमुख ने अपनी स्थिति पर जोर दिया। योद्धा ने उससे पहले अपना संयम हटाने के लिए कहा ताकि वे बात कर सके, और जोर देकर कहा कि वह वास्तव में उत्तरी जनजातियों से है। मुखिया ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, उसे एक अजनबी कहा और उसे चेतावनी दी कि उत्तरी जनजातियों के सदस्यों का रूप धारण करना एक गंभीर पाप था, खासकर जब से वह अपने साथ लाया था, जिन्हें उन्होंने असफल बताया, वे लोग जो खुद को जनजाति का हिस्सा भी नहीं मान सकते थे। योद्धा को एहसास हुआ कि जो लोग महान शिकार में विफल रहे, उनके साथ अब इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता था, और उन्होंने कड़वाहट से कहा कि जैसे गांव के दृश्य नहीं बदले थे, वैसे ही उनके पुराने कट्टर रीति रिवाज भी नहीं बदले थे। अचानक एक कदम में योद्धा ने अपने हाथों को बांधने वाले लकड़ी के बंधन को तोड़ दिया। उसके शब्दों से कबीले का मुखिया क्रोधित हो गया, जिसने उसे चेतावनी दी कि वह उन चीजों के बारे में न बोले जो उसे समझ में नहीं आती। प्रमुखों में से एक के सहायकों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रमुख ने उसे रुकने का आदेश दिया और घोषणा की कि वह स्थिति को स्वयं संभालेगा, क्योंकि वह कमजोर आदमी उसकी नसों पर हावी होने लगा था। मुखिया क्रोधित हो गया और योद्धा की ओर दौड़ा और उसे फाड़ डालने की कसम खाई। योद्धा ने 2 कुल्हाड़ियों के साथ उसके बढ़ते हमले को चकमा दे दिया और एक उत्कृष्ट चाल में अपने साथी के संयम को तोड़ने के लिए उस व्यक्ति के अपने बल का उपयोग किया, जो खतरनाक युद्धाभ्यास से स्तब्ध थे। योद्धा ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया, जबकि वह योद्धा का सामना करने के लिए तैयार था। एक भयंकर लड़ाई में भिड़ गए और स्वॉर्ड हैरियट आश्चर्य से यह दृश्य देखती रही। प्रत्येक योद्धा के शक्तिशाली वार को, जो तोप के गोलों की तरह थे, रोकने की योद्धा की क्षमता से आश्चर्यचकित था। युद्ध के प्रभाव की प्रबलता से डरकर सभी योद्धा क्षेत्र से भागने लगे। कई हिंसक हमलों के बाद योद्धा मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने योद्धा का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसके पास बस इतना ही है। योद्धा ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं था, और उसे एक जोरदार झटका लगा। मुखिया ने मजाकिया ढंग से टिप्पणी की कि वह बहुत था हल्का, जिसकी अपेक्षा की जा सकती थी, क्योंकि वह केवल हड्डियां था। फिर उसने एक कुचलने वाला मुक्का मारा, जिससे उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई, यह घोषणा करते हुए कि मृतकों को जीवित लोगों के साथ नहीं चलना चाहिए और उनका भाग्य धूल में मिलना है। अचानक मुखिया जमीन पर गिर पड़े और उन्हें पता चला कि उनका शरीर पूरी तरह से अकड़ गया है। योद्धा उसके ध्यान में आए बिना उसके शरीर में एक दबाव बिंदु पर प्रहार करने में कामयाब हो गया था। उस क्षण योद्धा ने शांत स्वर में योद्धा वाक्य पूरा करते हुए कहा, मृतक धूल में बदल जाते हैं और मिट जाते हैं, और जीवित लोग याद रखते हैं उन्हें और आगे बढ़े। यह वाक्यांश योद्धा को बहुत परिचित लग रहा था, जिसने महसूस किया कि उसने इसे अपने पूरे जीवन में सुना है। योद्धा लकवाग्रस्त प्रमुख के ऊपर लंबा खड़ा था, मजाक करते हुए पूछ रहा था कि जीवित कैसे अपने घुटनों पर झुक सकता है जबकि मृत व्यक्ति सीधा चल रहा है। उसने अपना मजाक जारी रखा। आश्चर्य हुआ कि कैसे योद्धा एक कदम भी नहीं उठा पा रहा था, जबकि वह उसकी ओर बढ़ रहा था। तब योद्धा ने निर्णायक स्वर में घोषणा की कि अब बात करने का समय आ गया है। उस समय प्रमुख को लगा कि वह पूरी तरह से हार गए, और इस टकराव ने उन्हें बचपन में अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण की याद दिला दी। उसने अपनी हार स्वीकार की और योद्धा से पूछा कि वह क्या चाहता है। योद्धा का अनुरोध स्पष्ट था कि उत्तरी जनजातियों के सभी प्रमुखों को बुलाया जाए, क्योंकि वे एम्पायर के खिलाफ मार्च करने जा रहे थे। आदिवासी अपने मुखिया की मदद के लिए दौड़े, जिन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और योद्धा से वादा किया कि वह उसे जल्द ही आयोजित होने वाली उत्तरी जनजातियों की महान परिषद में आमंत्रित करेगा। लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि इसका मतलब यह नहीं है
कि वह उस पर भरोसा करता है और उसे तब तक हैरियट की हवेली में रहने का आदेश दिया। यह देखते हुए कि वह बूढ़ा व्यक्ति अभी भी वह स्थान चला रहा था, हैरियट की हवेली के बारे में सोचकर योद्धा भ्रमित था। मुखिया रोगों की जगह के बारे में अज्ञानता से आश्चर्यचकित था। भले ही वह रेड राम जनजाति की भूमि पर पहुंच गया था, फिर वह व्यंग्यात्मक रूप से हंसा और उसे बताया कि उसके साथी का असली नाम स्वॉर्ड हुकर हैरियट था, जो एलाइड व्हाइट लायन की मुख्य जनजाति का उत्तराधिकारी था। इस प्रकार योद्धा के साथी तलवार की असली पहचान हुकर हैरियट का खुलासा हुआ। तीनों रेड राम जनजाति के क्षेत्र में स्वॉर्ड हुकर हैरियट की हवेली में पहुंचे और उसमें प्रवेश किया। योद्धा ने टिप्पणी की कि पसीने से तरबतर उस एडवेंचरर व्यक्ति को अब इतनी खूबसूरती से घूमते हुए देखना काफी चौंकाने वाला था। हैरियट ने बताया कि जिस दिन वह पहाड़ों से भागा था, उसी दिन उसने हुकर नाम छोड़ दिया था और उसे इस घर से अपना रिश्ता बनाए रखने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने स्वीकार किया कि वह स्थान उन्हें बहुत असहज महसूस करा रहा था, फिर अपने कमरे में चले गए। योद्धा ने टिप्पणी की कि हैरियट पूरी तरह से ऐसा लग रहा था अलग व्यक्ति और मीरान सैमी उससे सहमत थे। उसी समय एक बूढ़े व्यक्ति ने उनका स्वागत किया और अपना परिचय इस हवेली के देखभालकर्ता बॉन के बेटे के रूप में दिया। योद्धा ने अपना और मीरेन का परिचय देना शुरू किया, लेकिन बॉन ने उसे धीरे से टोकते हुए समझाया कि परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने म्यूरेन का स्वागत किया, उससे पूछा कि वह कैसी है और म्यूरेन ने उत्तर दिया कि उसका स्वास्थ्य सबसे अच्छा है। बेंसन ने योद्धा को समझाया कि मीरेन माली की बेटी थी और वह हवेली में फूलों के बगीचों की देखभाल करती थी उसके पिता के साथ। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि उसने एक दोस्त के रूप में काम किया, लेकिन तकनीकी रूप से वह लॉर्ड हैरियट की परिचारिका थी। योद्धा ने दिलचस्पी दिखाते हुए टिप्पणी की कि यह विश्वास करना कठिन है कि हैरियट को अगला प्रमुख माना जाता था और उसके बारे में और जानने के लिए कहा गया। बेंसन ने पुष्टि की कि लॉर्ड हैरियट वास्तव में उत्तराधिकारी थे और वह एक योद्धा के रूप में पहचाने जाने और भविष्य के प्रमुख के रूप में अपने जनजाति का नेतृत्व करने का तरीका सीखने के लिए विदेश में अध्ययन करने के लिए अस्थायी रूप से रेड राम जनजाति के साथ रह रहे थे। वह अपने परिचारकों को प्रशिक्षण और सीखने के लिए यहाँ लाए थे। दे क्षेत्र को लेकर एम्पायर के नाइट्स के साथ निरंतर युद्धों के लिए यह स्थान एक आदर्श प्रशिक्षण स्थल था। बेंसन ने बताया कि लॉर्ड हैरियट ने दिन कड़ी मेहनत की, लेकिन शायद महान शिकार में बार बार असफल होने के सदमे के कारण वह 4 साल पहले मुरान के साथ अचानक गायब हो गया। आखिरकार नौकर इसे और सहन नहीं कर सके और एक एक करके सफेद शेर की मुख्य जनजाति में लौट आए, जबकि वह हवेली का प्रबंधन करने के लिए अकेला रह गया था। जब योद्धा ने उससे पूछा कि वह क्यों रुका, तो बेंसन ने उत्तर दिया कि लॉर्ड हैरियट के लौटने पर घर को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मीरेन को भी ऐसा ही लगता था और वे अब भी उन पर विश्वास करते हैं और उनके जनजाति के सभी सदस्य लॉर्ड हैरियट की वापसी का इंतजार कर रहे थे। बाद में योद्धा ने म्यूरेन को बगीचे में पाया। उसने उसे बताया कि वह बगीचे की थोड़ी देखभाल कर रही थी, क्योंकि उसका परिवार हवेली में माली था। उन्होंने हैरियट को एक अच्छा नेता बताया और यद्यपि वह उसके साथ भागने का एकमात्र कारण नहीं था, उसने योद्धा को एक पुरानी कहानी बताना शुरू कर दिया। उसकी यादें उसे वापस ले गईं उनके आगमन के दिन, जब उनके पिता बोसैमी ने अपना और अपनी बेटी मुरान का परिचय व्हाइट लायन की मेन जनजाति के प्रमुख ऊकर लेमन राइस और हैरियट के पिता से कराया। मुखिया ने अपने सिंहासन पर बैठकर उनका स्वागत किया और उन्हें बताया कि उनका यहाँ शरण लेना संभवतः माता पर्वत की इच्छा थी और उन्हें उनमें से एक के रूप में वहां रहने के लिए आमंत्रित किया। मीरेन ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा कि उसके पिता ने दयालुता का बदला अपने जीवन से चुकाने की प्रतिज्ञा की थी। तब मुखिया ने अपने बेटे हैरियट को मीरेन को ले जाने का आदेश दिया। क्षेत्र के दौरे पर हैरियट पहले तो शर्मा रहा था, लेकिन मीरेन ने तुरंत एक छोटे से मजाक के साथ उनके बीच की बर्फ को तोड़ दिया, जहां उसने उसे कैंडी का एक गर्म टुकड़ा पेश किया, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा। फिर उसने खुद को चंचलता से पेश किया। हैरियट ने उसे अपने उच्च रैंक की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने रैंक के महत्व पर सवाल उठाया और उससे पूछा कि जब वे एक साथ खेलते हैं तो क्या रैंक मायने रखती है, जिससे वह हकलाने लगा और स्वीकार करने लगा कि वह सही थी। अब उसने प्यार से उसे मूर्ख कहा। उस दिन से
वे घनिष्ठ मित्र बन गए और अपना समय व्यतीत करने लगे, एक साथ खेलना और रोमांच करना, जबकि नौकर उन्हें दूर से देखते थे। मीरेन ने बताया कि हैरियट ने कभी भी उसके साथ कृपालु व्यवहार नहीं किया, क्योंकि उसके कभी भी उसकी चापलूसी नहीं की या उससे कुछ भी नहीं मांगा। उसने उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा, न कि मुखिया के बेटे के रूप में, और यह पहली बार था जब हैरियट को लगा कि उसे वही देखा गया जो वह वास्तव में था। कुछ साल बाद हैरियट ने चिंतित होकर मुरान से पूछा कि क्या उसे लगता है कि वह कभी अपने माता पिता जैसा बन पाएगा। वह रेड राम जनजाति में जाने की तैयारी कर रहा था, अध्ययन करना था, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं था। मीरेन ने उसकी चिंता का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि वह उस पर विश्वास करती है जैसा कि व्हाइट लायन का विश्वास है। उनके आगमन पर रेड राम जनजाति के प्रमुख रेड सिल्क, जो उनके गुरु बन गए, ने उनका स्वागत किया। उनका प्रशिक्षण कठोरता से शुरू हुआ, जिसमें कभी भी झिझकने या रुकने के महत्व पर जोर नहीं दिया गया, क्योंकि मुखिया को सबसे मजबूत योद्धा और जनजाति का स्तंभ होना चाहिए। उन्होंने उसे युद्ध में हार के परिणामों के बारे में चेतावनी दी, क्योंकि हार का मतलब उसकी आवाज खोना और विघटन था। उसके गोत्र का उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि शारीरिक ताकत राष्ट्रीय ताकत है और उनकी ताकत उनकी जनजाति की ताकत बनेगी। उन्होंने उनसे लगातार सोचने और युद्ध के मैदान का निरीक्षण करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और हमेशा याद रखने का आग्रह किया कि एक गलती से उनके जनजाति के सदस्यों की जान जा सकती है। रेड सिल्क ने हैरियट के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को समझाना जारी रखा। उसे समझाया कि पुस्तकालय में उत्तर के कानूनों, उसके इतिहास, मॉन्स्टर डेटा और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के साथ 2250 किताबें हैं। उसने उसे उन सभी को सीखने का आदेश दिया। किताबों के ढेर के बीच पढ़ाई करते समय हैरियट अभिभूत और अत्यधिक दबाव में महसूस कर रहा था, सोच रहा था कि क्या वह वास्तव में ऐसा कर सकता है। लेकिन उन्होंने मीरेन की उत्साहजनक मुस्कान की याद से ताकत हासिल की और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का संकल्प लिया। हैरियट ने रेड राम जनजाति के तहत अपना प्रशिक्षण शुरू करने के लगभग 1 साल बाद मीरेन को चौंकाने वाली खबर मिली।